हाय गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में। हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट एक्चुअली 6th and 9th of अगस्त 1945 में हुआ था। हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट में ये माना जाता है कि 140,000 पीपल जो थे वो मारे गए थे। और ये जो 140,000 का फिगर है ये अप्रोक्सीमेट है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट है, ठीक है ना। 140,000 लोग इसमें मारे गए थे, 77,000 लोग इसमें नागासाकी में मारे गए थे। 140,000 लोग हिरोशिमा में मारे गए थे, 77,000 लोग नागासाकी में मारे गए थे। 95,000 लोग जो थे वो इस बॉम्बार्डमेंट से इंजर्ड हुए थे। और जो ये जो इंजर्ड वाली परसेंटेज है ना, आप ही सोच रहे होगे ये तो बच गए, इनका तो बहुत बढ़िया है, इतने बड़े अटैक से बच गए। लेकिन आप असल में ये बोलो कि इनकी और बुरी हालत है। वो तो एक बार में मर गए, इनको इतने तड़पे बेचारे, किसी की स्किन, इतने छोटे छोटे बच्चों की स्किन पील हो रही है, कभी कोई कट गया है किसी का, मतलब इतनी बुरी हालत है आप समझ नहीं सकते हो। मैं आपको फोटोज दिखा भी नहीं सकता, इतनी बुरी फोटोज है। नेक्स्ट है अब दिखाते हैं व्हाई डिड अमेरिका पुट अ बॉम्ब। अमेरिका ने ड्रॉप क्यों किया बॉम्ब? अब अमेरिका ने ड्रॉप इसलिए किया क्योंकि देखो, हिटलर ने सबसे पहले सुसाइड कर लिया। जब हिटलर ने सुसाइड किया तो क्या हुआ, ये जापान ने सरेंडर नहीं किया अभी तक। ये लोग उसमें आ गए, जापान के और जर्मनी और उसके एलाइज ने सबने सरेंडर कर लिया जापान को छोड़ के। फिर क्या हुआ, उसने पर्ल हार्बर जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। अब जब जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया, पर्ल हार्बर हवाई में था। हवाई एक बहुत अच्छी आइलैंड है टूरिज्म के लिए, अभी के लिए टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा आइलैंड है वो, अमेरिका में वो आइलैंड है। तो ये क्या हुआ, फिर जापान केमिकाजी अटैक भी करने लगा। केमिकाजी अटैक क्या होते हैं भाई, जिन लोगों को नहीं पता केमिकाजी अटैक क्या होते हैं, केमिकाजी अटैक में क्या था, जापान की नेवी स्ट्रांग नहीं थी। जापान को अपनी नेवी उनकी जो अमेरिका की नेवी तो सबको पता है स्ट्रांग थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम एक शिप लेंगे, एयरशिप, ठीक है ना, हम एक एयरशिप लेंगे या फिर एक प्लेन लेंगे। उसको क्या करेंगे, अपने जो पायलट होगा वो सोल्जर होगा, उसको क्या करेंगे, वो जाएगा, वो उस शिप पे क्रैश करेगा जानबूझ के। वो जो अमेरिका की नेवल शिप है उसके ऊपर क्रैश करेगा। जब वो उसके ऊपर क्रैश करेगा तो वो उस जो एयरशिप होगी या जो प्लेन होगा उसके अंदर गोला बारूद होगा। उससे जब वो क्रैश करेगा तो वो जो शिप है वो फट जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इससे क्या हुआ, धीरे अमेरिका को नुकसान होने लगा। तो अब क्या हुआ, जापान ने सरेंडर ही नहीं किया। जापान ऐसा है, उसने अपनी जिद पे अड़ा रहा कि मैं तो सरेंडर नहीं करूंगा, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो अमेरिका की ईगो पे आ गई, अमेरिका ने जो है बॉम्ब ड्रॉप कर दिया इनके ऊपर। नेक्स्ट क्या हुआ, आपको ये दिखाता हूँ कैसे जब एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो कैसे एक एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है बुरी तरह। देखिए कितनी बुरी तरह इस एनर्जी कितनी बुरी तरह एटमॉस्फेयर में चली जाती है, इतनी बुरी तरह एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है कि वो इंसान के ना आर पार चली जाती है। इतनी बुरी तरह एक्सप्लोजन होता है एनर्जी का, वो इंसान के आर पार चली जाती है, इंसान को उधेड़ देती है बिल्कुल। अब आपको मैं एक डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ बीबीसी की। ये डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सपोर्ट की थी, इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोड्यूस किया था। इसका मैं छोटा सा एक क्लिप आपको काट के दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे ये एक्चुअल क्लिप है जहाँ पे कैसे देखिए बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और कितनी बुरी तरह तबाही हुई। आप देखिए कैसे घर वर सब ब्लास्ट हो गए, एनर्जी देखिए, मतलब लाइनें तार वगैरह सब ब्लास्ट। देखिए पूरा कबारा, मतलब ये सारे जो बिल्डिंग्स ढह के गिरी हैं उनका कचरा है सारा। ये देखिए कैसे मिजरेबल तरीके से लोग इधर उधर जा रहे हैं। बताइए इतना बुरा हाल किया अमेरिका ने। अब आपको ये जो है लिटिल बॉय है, ठीक है। लिटिल बॉय जो था इसका कोड नेम था असल में, ये जो था ये हिरोशिमा में गिरा था, इसका कोड नेम लिटिल बॉय था। ये है लिटिल बॉय, ठीक है। ये जो था ये गन टाइप फ्यूजन बॉम्ब था। गन टाइप फ्यूजन बॉम्ब एक्चुअली एक टाइप के बॉम्ब होते हैं जिसमें गोली जाती है और वो टीएनटी के अंदर रखती है और फिर बहुत सारे टीएनटी एक साथ फटते हैं। इसके अंदर टीएनटी भरे हुए, वो बहुत सारे टीएनटी एक साथ फटते हैं और फिर बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। नेक्स्ट, अब ये जो था ये जो है
ये था प्लूटोनियम बॉम्ब। ये जो था ये प्लूटोनियम एटॉमिक बॉम्ब था। इसमें क्या था, ये नागासाकी में गिरा था। ये एक्चुअली किसी और सिटी में गिरना था, लेकिन फॉग इतना होने के कारण उन्होंने बोला कि चलो नागासाकी में गिर देते हैं। नेक्स्ट ये जो था, ये देखिए, ये जो फोटो है, ये मैंने गूगल से उठाई है। ये जो है ये टिन यान आइलैंड है। टिन यान आइलैंड क्या है, ये अमेरिकन बेस है जहां से ये लेके गए थे बॉम्ब को और जापान तक ड्रॉप किया था। जापान में फेंका था। इन टिन यान आइलैंड से लेके गए थे और जापान जो था वहां पे इस बॉम्ब को फेंका था नागासाकी और हिरोशिमा में। ये अमेरिकन बेस था। ये इस शिप का नाम है इनोला गे। इस नाम को हमेशा आपको याद रखना है, ये बहुत मेन है नाम। इस नाम को याद रखना है, इनोला गे नाम था इस शिप का। ये आपको हेल्प करेगा नाम। इस शिप का नाम था इनोला गे। ये जो शिप थी असल में ये इतनी ह्यूज शिप थी, इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स को लेके गए एक साथ। इतनी ह्यूज शिप थी कि मतलब आप बिल्डिंग्स तक की यूज थी, बहुत सारी बिल्डिंग्स तक की यूज थी ये शिप। नेक्स्ट है ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है टिन यान आइलैंड जहाँ पे अमेरिकन बेस था और वहां से टिन यान आइलैंड से जापान तक का हिरोशिमा, ये हिरोशिमा आपको दिख रहा है, ये हिरोशिमा है। यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस था ये था 2467 किलोमीटर जो था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था। नेक्स्ट है ये जो है ये ग्राफ, ये इस चीज का ग्राफ है कि कितना नुकसान हुआ और कितने नंबर ऑफ केसेस आए, कितने मतलब हिरोशिमा और नागासाकी में जो लोग थे उसमें कितने नंबर ऑफ केसेस आए, स्टमक के, लंग्स के, इन सब चीजों के। कितने इन्फेक्ट हुए लोग, कितने मतलब जिनके स्टमक कट गए, जिनकी मतलब कोई बीमारी होगी स्टमक में, लंग में कोई बीमारी होगी, लिवर में कोई बीमारी होगी, उसमें कितने लोग थे, इसका ग्राफ है ये। टोटल 95,000 या जितने भी लोग बचे थे उनमें से कितने लोग किन किन बीमारियों के शिकार हुए और किन किन ऑर्गन्स में उनके हार्म हुआ, इसका ग्राफ है। आप चाहे तो इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक लॉस के ऊपर आते हैं। इकोनॉमिक लॉस क्या था, मिलिट्री जितने भी हिरोशिमा नागासाकी में मिलिट्री थी, मिलिट्री शिप्स, प्लेन्स वगैरह थे, सब डिस्ट्रॉय, सब A to Z सब डिस्ट्रॉय हो गए। 100% शिप्स, मिलिट्री प्लेन, शिप्स और इक्विपमेंट सब डिस्ट्रॉय हो गए। कॉमर्शियल शिप्स जितनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कॉमर्शियल शिप्स थी सारी डिस्ट्रॉय हो गई। कॉमर्शियल शिप डिस्ट्रॉय हो गई। 81% कॉमर्शियल शिप डिस्ट्रॉय हो गई, सारी नहीं 81% हो गई। इंडस्ट्रियल मशीन जो बनाने वाली मशीन थी 34% इंडस्ट्रियल मशीन डिस्ट्रॉय हो गई। 33% अर्बन हाउसिंग डिस्ट्रॉय हो गई। 84% बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट्स, ऑफिसेज, बैंक सब डिस्ट्रॉय हो गए। 16% टेलीग्राफ, टेलीफोन्स, वाटर सप्लाई, टेलीफोन वगैरह, ये जो टेलीफोन की तारें होती थी उस टाइम पे, और वाटर सप्लाई जो होती थी सब वो डिस्ट्रॉय हो गई। 16% और ये 11% इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई। एक्चुअली इंडिया में तो गैस उससे आती है, इस गैस सिलेंडर से आती है, लेकिन जापान में पाइपलाइन होती है, उस पाइपलाइन के द्वारा जो है गैस सिलेंडर से गैस आती है, मतलब वहां पे होते हैं सिलेंडर्स, उसमें से गैस आती है पाइपलाइन के द्वारा हर एक घर में। तो 11% इलेक्ट्रिसिटी की तारें और गैस सिलेंडर्स की जो पाइप्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। और रेल रोड ट्रांसपोर्ट ये सब जो थे, बसेस वगैरह, ये 10% ये सब हो गए। अब अगर हम देखते हैं, अगर ऐसी दरार बढ़ती रही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो वॉर स्टार्ट हो जाएगी और ये इतनी तगड़ी वॉर होगी, क्योंकि दोनों जो है वो न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इतनी तगड़ी वॉर होगी, दोनों, इंडिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पाकिस्तान भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इंडिया में तो देखो कम होगा थोड़ा, क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, पाकिस्तान छोटी कंट्री, तो पाकिस्तान का तो नामो निशान भी नहीं रहेगा। इंडिया में इसलिए कम होगा क्योंकि इंडिया बड़ी कंट्री, उसको मतलब फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा, पूरे मतलब बंजर हो जाएगी जमीन, मतलब, लेकिन इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होगा जितना पाकिस्तान में होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक स्मॉल कंट्री है, स्मॉल नेशन है, वो उसका एरिया जो है वो स्मॉल है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा पीस बना के रखिए और एक साथ मिलजुल के रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं एक वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।